नमस्कार, मैं हूं आशीष श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं यूपी तक। आज की सुर्खियां लेकर हाजिर हूं आपके सामने। सबसे पहले आज हम खबर की चर्चा करेंगे कि आज उत्तर प्रदेश में जो मर्जिंग स्कूल किए गए हैं उसको लेकर हाईकोर्ट की डबल बेंच में सुनवाई है। इस सुनवाई में साफ किया जाएगा कि जो सरकार ने अपना पक्ष रखा है उस पर हाईकोर्ट क्या डिसीजन लेती है, क्योंकि इससे पहले सीतापुर के ही तकरीबन 51 बच्चों और छात्रा कृष्ण मुरारी सहित इन बच्चों ने ये पूरी याचिका दाखिल की थी और कहा था कि आरटीई के तहत ये जो मर्जिंग किए गए हैं ये गलत हैं, जिसको लेकर सिंगल बेंच में पहले सुनवाई हुई और उसके बाद सिंगल बेंच ने हालांकि ये फैसला सही माना सरकार का। फिर ये सुनवाई डबल बेंच में जाती है और डबल बेंच में जाने के बाद सुनवाई पर हाईकोर्ट आदेश करता है कि सरकार ये बताए कि आखिर इतनी अनफाइनल में डिसीजन क्यों लिया गया, इसके पीछे कोई प्लानिंग क्यों नहीं तैयार की गई। क्योंकि सरकार का ये मत था कि जितने भी स्कूल हैं वो 50 से कम हैं, अगर उसमें छात्र तो उनके मर्ज कर दिया जाएगा। हालांकि बाद में ये दायरा 1 किलोमीटर का किया गया। अब इस पूरे मामले पर आज डबल बेंच में सुनवाई है जिस पर ये फैसला होना है। हालांकि जब पिछली बार ये फैसला डबल बेंच में गया था तो उस दौरान साफ तौर से एज इट इज स्थिति बनाए जाने रखने की बात कही गई थी और वहीं पर एक तरीके से स्टे की स्थिति थी। आज ये फैसला आएगा कि आखिर अब स्कूल के साथ क्या होगा। तो ये साफ तौर से मर्जिंग को लेकर, क्योंकि उत्तर प्रदेश में लगातार इसको लेकर राजनीति होती रही है और आज इस पूरी चर्चा को लेकर कहीं ना कहीं ये बड़ी सुनवाई है और जिसको माना जा रहा है कि जिस पर नज़र सबकी बनी रहेगी। दूसरी खबर की तरफ बढ़ते हैं। वो विधायक अब्बास अंसारी यानी कि मुख्तार अंसारी के बेटे और पूर्व विधायक अब्बास अंसारी से जुड़ी ये खबर है जिसमें साफ तौर से कोर्ट ने, इसमें भी इलाहाबाद कोर्ट ने अब्बास अंसारी को राहत दी है, क्योंकि हाईकोर्ट ने अब्बास अंसारी को एमपीएमएलए स्पेशल मऊ में मिली 2 साल की सज़ा को रद्द कर दिया है। क्योंकि इससे पहले अगर वो सज़ा एज इट इज कायम रहती तो कहीं ना कहीं वो विधायकी चली जाती, और जिसको लेकर मऊ में उपचुनाव की तैयारी भी इलेक्शन कमीशन एक तरफ कर रहा था कि जैसे ही विधायी की जाती है वैसे ही वहाँ पर उपचुनाव अपने शेड्यूल टाइम से कराया जाएगा। लेकिन कल हाईकोर्ट के इस फैसले ने कहीं ना कहीं जो अब्बास अंसारी है उसको राहत दी है और इसी वजह से इस पूरी याचिका स्वीकार होने के बाद अब इस पूरे मामले पर अब्बास अंसारी की विधायकी को बहाल हो जाएगी, कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है। तो इस पूरे मसले पर एक बड़ी राहत मिली है जिसको लेकर ये माना जा रहा था इस फैसले के बाद जो मऊ की सदर विधानसभा सीट पर उपचुनाव नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर उपचुनाव की पूरी तैयारी हो रही थी विधानसभा की और इलेक्शन कमीशन ने भी कर ली थी। लेकिन जिस तरीके से पूरा मामला आया है उस पूरे मामले में अब ये माना जा रहा है कि जो विधायकी है वो बची रहेगी और ऐसे में वहाँ पर मऊ में कहीं ना कहीं उपचुनाव नहीं होगा। पूरी तरीके से चूँकि सरकार ने कई तरीके के जो एलिगेशन थे उनके ऊपर, उसके बाद ये सुनवाई चल रही थी, कोर्ट में याचिका डाली थी और कोर्ट में ही ये सुनवाई हो रही थी। 2022 में विधानसभा के जब चुनाव हुए थे उस दौरान भड़काऊ भाषण मामले में एमपीएमएलए कोर्ट ने पूरी तरीके से 31 मई को 2 वर्ष की सज़ा सुनाई थी और 3,000 रुपये का जुर्माना लगाया था। उसी पर आगे भी सुनवाई इसी आधार पर 1 जून 2025 को अब्बास अंसारी की विधायकी चली गई थी इसी पूरे मामले पर, जिसके बाद ये जिला जज मऊ अदालत ने 5 जुलाई को अपील खारिज कर दी थी इस पूरे मसले पर। तो ये पूरी घटनाक्रम कहीं ना कहीं इसको दिखाता है कि इस अब्बास अंसारी ने अपना कोर्ट में पक्ष रखा और उसके बाद इस याचिका पर एमपीएमएलए कोर्ट ने मऊ के फैसले पर रोक लगाने का विरोध भी किया था। तो इस पूरे मामले पर ये खबर चर्चा का विषय बनी हुई है, जिसको लेकर भी माना जा रहा था कि एक बड़ी उपचुनाव की संभावना है, लेकिन संभावना अब खत्म होती नजर आ रही है। अगली खबर पर बढ़ेंगे जो यूपी में बाढ़ से संबंधित है। अब मथुरा से लेकर जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ज़िले हैं वहाँ पर बाढ़ का पानी अब रिहायशी इलाकों में भी घुस गया है और कहीं ना कहीं अब लोग जो हैं उनको राहत सामग्री पहुँचाई जा रही है। साथ ही साथ चाहे वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ ज़िले हों, इसके अलावा आगरा तक इस बाढ़ के पानी को देखा जा सकता है। जैसे जैसे यमुना का पानी ऊपर बढ़ा है, जैसे जैसे गंगा का पानी बढ़ा है, वैसे वैसे इन इलाकों में भी पूरी तरीके से
पानी पहुंच गया है। काफ़ी जल स्तर जो बढ़ने की वजह से जो इलाके हैं जहां पर अमूमन पानी नहीं पहुंचता था, वहां पर भी अब पूरी तरीके से पानी पहुंच गया है, जिसको लेकर भी काफ़ी लोगों में चिंता है। हालांकि सरकार की तरफ से राहत कार्य जारी है और लगातार मदद की जा रही है, लोगों को रेस्क्यू भी कर दिया जा रहा है जो लोग ऐसे बाढ़ के पानी में फंस जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मसले को लेकर भी सरकार पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है और मॉनिटरिंग कर रही है। कई तरीके के जो टीमों को लगाया गया है, एसडीआरएफ टीमें लगातार एक्टिव हैं और इस पूरे मामले को देख रही हैं। अगली खबर बढ़ते हैं जो खाद और यूरिया फर्टिलाइज़र से जुड़ी हुई है। कई तरीके के वीडियोस हमने देखे कल सोशल मीडिया पर भी पूरी तरीके से वायरल हो रहे थे, जिसमें फिर चाहे वो गोंडा का वीडियो हो, अयोध्या का लाठीचार्ज हो, क्योंकि अमूमन जो इस समय खरीफ की फसल है उसको लेकर धान में यूरिया फर्टिलाइज़र किसान डालते हैं और ऐसे में उनको जो समिति है वहाँ पर उस यूरिया को लेने के लिए लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। किसानों का आरोप है कि सुबह से शाम तक वो लाइनों में खड़े रहते हैं, इसके बाद भी उनको खाद यूरिया नहीं मिलती है, जिसको लेकर कल गोंडा का हमने देखा था, वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसमें बारिश में कई महिलाएं खाद को लेने के लिए इंतज़ार कर रही थी काफ़ी समय से। और उस वीडियो को भी देखकर ही लग रहा था किस तरीके से लोग लाइन में खड़े होकर आज भी इस तरीके से इंतज़ार करते हैं। अयोध्या का भी एक वीडियो आया था जिसमें ये साफ तौर से देखा गया था कि पुलिस ने ज़्यादा आपाधापी होने पर लाठीचार्ज जैसी स्थिति बनी थी और वहाँ पे लोगों को हटाया गया था। तो ये खाद और यूरिया को लेकर पूरे प्रदेश में अलग अलग ज़िलों में इस तरीके की दिक्कतें देखने को मिली। हालांकि सरकार का पूरा दावा है कि उनके पास खाद और यूरिया की पर्याप्त मात्रा है और कहीं पर कोई कमी नहीं है और सरकार ने इसको लेकर आंकड़े भी जारी किए हैं कि कितनी उपलब्धता ज़िलों में है और कितनी सप्लाई हो रही है और कितनी डिमांड है। सवाल यही है कि आखिर अगर एक तरफ उपलब्धता है तो दूसरी तरफ इतनी लंबी लंबी लाइनें आखिर क्यों लग रही हैं? क्यों किसान सुबह से शाम तक लाइनों में खड़ा होकर अपने खाद, यानी कि आप मान के चलिए किसी किसान के पास अगर 1 बीघे ज़मीन है तो वो 1 बोरी यूरिया खाद लेना चाहता है और उसके लिए सुबह से तकरीबन 7 से 8 घंटे लाइन में लगता है, तब जाकर बामशक्कत उसको कहीं खाद मिल पा रही है। तो ऐसे हालात भी हैं। इस स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और उसमें साफ तौर से बताया भी किस तरीके से हमारे पास खाद पूर्ति है और इसी को लेकर पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश की सरकार किसानों की मदद के लिए खड़ी हुई है, ऐसा दावा किया गया है। हालांकि दूसरी तरफ जो लंबी लंबी लाइनें दिख रही हैं उससे किसानों की जो परेशानी है वो भी कहीं ना कहीं दो राय है कि नहीं कह सकता है कि उनको तकलीफ़ हो रही है। वोट चोरी के मामले में जिस तरीके से चाहे कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी लगातार सरकार को घेरने का काम कर रही है और ऐसे में अयोध्या हो, लखनऊ हो, कई जगह से समाजवादी पार्टी के नेता इसको लेकर लगातार अपील कर रहे हैं और चुनाव आयोग से संपर्क कर रहे हैं। एनआईसीयू के जो कार्यकर्ता हैं जो कांग्रेस के, वो अब एक पोस्टर लिखेंगे और उसके साथ साथ एक लेटर लिखेंगे चुनाव आयोग को और साफ तौर से सिग्नेचर कैंपेन चला रहे हैं कि जिस तरीके से वोट चोरी के मामले आए हैं उस पर सरकार संज्ञान ले और इन पूरे मामलों को पूरी तरीके से जिसे सरकार को उठाने जा रहे हैं सामने, उनको पूरी तरीके से किया जाए। तो इस पूरे मामले को लेकर भी उत्तर प्रदेश में राजनीति जारी है और ऐसे में कहीं ना कहीं इस पूरे मसले को लेकर भी देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में अभी इसको लेकर चारों तरफ राजनीति बनी हुई है। आज की सुर्खियां यहीं तक हैं और आप लगातार देखते रहिए यूपी तक। मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।